बच्चों, कैसे हैं? सब कुशल मंगल? चलिए, अच्छी बात है, कुशल मंगल ही होना चाहिए। तो रीअरेंजमेंट के सेशन में हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, कैसे उनको सेट किया जाता है, कितने तरह के होते हैं। कुछ मैंने आप लोगों को क्लूज और लिंक्स की बात बताई थी, कुछ मैंडेटरी पेयर्स की बात बताई थी, और उसी में एक अप्रोच डेवलप कर रहे थे। तो अप्रोच 8-10 के करीब अप्रोचेस हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें एक थी क्रोनोलॉजी की। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है, कैसे क्रोनोलॉजिकली हम चीज़ों को सेट करते हैं, लगाते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चूँकि वो पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन भी था, रीअरेंजमेंट क्या होता है, टाइप वाइप भी बताने थे, और उसी में एक अप्रोच भी ख़त्म करनी थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन अब वाले में केवल अप्रोच डिस्कस करनी है, तो ये इतने लंबे नहीं होंगे। तो अब बात ये है कि जो हम लोग क्रोनोलॉजी की लगभग सारी अप्रोचेस तो पढ़ ही चुके हैं। क्रोनोलॉजी के बाद जो बाकी अप्रोचेस बची हुई थी उन सब पर डिस्कस करेंगे, और उन्हीं डिस्कस में अब चूँकि 8-10 बची हैं, तो उनमें हमने इसको 2 भाग में कर दिया। तो एक आज कर देंगे, 4-5 अप्रोच के करीब हैं, और 4-5 अप्रोच इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो इसके बाद सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस दे दी जाएगी। अच्छा, अब ये बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस सबके लिए है, कोई परहेज़ ना करें, किसी के लिए स्पेशल नहीं है, सबके लिए है। तो आओ हम लोग फिर शुरू करते हैं आज के लिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जहां से उस दिन छोड़ा था, उसी के बाद टू बी कंटिन्यूड, और आज जहां छोड़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगी, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस रह जाएंगे जिन्हें हमें डिस्कस करना होगा। तो आज वाले में चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज हमें जो डिस्कशन करना है वो वाला। तो आज हमें जो डिस्कशन करना है वो क्या है? आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अप्रोच है उसमें क्लासिफिकेशन हमने कहा था कि उस बार की क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण होता है, और इसमें एक यू टर्न मिलता है। तो इसमें जो एग्जांपल दिया है उसमें तो यू टर्न के बिना मैंने दिया है। यू टर्न से थोड़ी आसानी हो जाती है, मैंने बिना यू टर्न के क्वेश्चन दिया है ताकि आपको और क्लियर समझ में आए, यू टर्न से आसानी हो जाएगी। क्लासिफिकेशन मैंने कहा था कि किसी बात को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 2 वर्ग होते हैं, पहला, दूसरा, कभी कभी तीसरा भी हो जाता है। तो मान लीजिए किसी चीज़ के 2 हिस्से किए गए, 2 भाग किए गए, तो पहले वाले भाग के तुरंत बाद दूसरा वाला लगाएंगे, या फिर पहले की बात ख़त्म करने के बाद। मान लीजिए कहीं लिखा हो कि इस चीज़ के 2 कारण होते हैं। मान लीजिए कहा गया कि दिस थिंग हैज़ 2 रीजन्स, तो फर्स्ट इज़ दैट में एक सेंटेंस लिखा, तो क्या फर्स्ट इज़ दैट के तुरंत बाद होगा द सेकेंड वन इज़ दैट? तो सेकेंड वन इज़ दैट ये फर्स्ट वन के तुरंत बाद होगा, या फिर कुछ एक आध सेंटेंस के बाद होगा? तो इट इज़ नॉट श्योर, ये कोई पक्का नहीं है। फर्स्ट इज़ के बाद जो आप बात कहेंगे, अगर वो बात अधूरी रह जाती है या उस बात को पूरा करने के लिए एक आध सेंटेंस आना है, तो वो आएगा। तो द फर्स्ट के बाद जितनी भी बातें कही गई हैं, वो सारी बातें, सारे कथन, सारे तर्क खत्म होने के बाद द सेकेंड शुरू होगा। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई कंसेप्ट है कि फर्स्ट के तुरंत बाद सेकेंड और उसके तुरंत बाद थर्ड होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जब तक फर्स्ट की बात पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम सेकेंड नहीं शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दिया है ये। चलिए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का रीअरेंजमेंट करते हैं। पहला जो आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 है कि देयर आर 2 रीजन्स व्हाई प्लेयर्स गेन कॉन्फिडेंस इन फुटबॉल। 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2 रीजन्स जिनकी वजह से प्लेयर को फुटबॉल में कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो जब इन्होंने स्टार्टिंग सेंटेंस ओपनिंग, देखिए ये 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 लिखा हुआ है, और ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 6, बीच में क्या है, PQRS लिखा हुआ है। तो 1 और 6 तो पक्का ही है। अब बचा PQRS का अरेंजमेंट लगाना है। तो इन्होंने कहा कि 2 रीज़न होते हैं जिस वजह से प्लेयर्स को फुटबॉल में कॉन्फिडेंस आता है। तो जब यहाँ इन्होंने कहा 2 रीजन्स होते हैं, तो हम अब पहला रीजन उठाएंगे, उसकी बात पूरी करने के बाद दूसरा रीजन उठाएंगे। इन केस की पहला रीजन बताने के पहले की कोई बात हो, मान लो इस 1 वाले स्टेटमेंट स्टार्टर की कोई बात अगर रह गई हो, तो वो लगाने के बाद। चलिए,
पी में लिखा हुआ है व्हेन अ प्लेयर नोज अबाउट, देखिए व्हेन अ प्लेयर नोज, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, नोज। व्हेन अ प्लेयर नोज अबाउट हिज अपोनेंट, जब कोई खिलाड़ी अपने अपोनेंट के विरोधी के बारे में जानता है कि देन ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड विल नॉट बी सरप्राइज्ड, जब कोई खिलाड़ी अपने अपोनेंट को अच्छी तरह से जानता है तो वो ये भी जानता है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब कि अपोनेंट को अगर अच्छी तरह जानता है तो उसको पता होगा कि अपोनेंट किस तरह का अटैक या डिफेंस करता है। जैसे जब सचिन तेंदुलकर को शेन वॉर्न ने चैलेंज दिया था तो सचिन तेंदुलकर ने रात भर शेन वॉर्न की बॉलिंग की सीडी देखी थी, तो रात भर में देख के वो समझ गए थे कि शेन वॉर्न किस तरह से बॉलिंग करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनकी बॉलिंग की रेंज क्या है, पिच क्या है, टाइप क्या है। तो रात भर देखने के बाद, भली भांति जान जाने के बाद, तब फिर उनको पता था अगले दिन की 6 ओवर की 6 गेंदें। शेन वॉर्न के बारे में ये फेमस था कि वो 1 ओवर की 6 गेंदें 6 तरह से डालते हैं। तो सचिन ने उनकी हर तरह की गेंद को रीड कर लिया, स्टडी कर लिया अच्छी तरह से। वो जानते थे कि कब किस किस तरह की ये गेंदें फेंक सकते हैं, उनके गेंदों के फेंकने की कुल रेंज कितनी है, तो उन्होंने अच्छी तरह से खेल लिया। तो उनको पहले से पता है, सचिन को पहले से ही मालूम था वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब शेन वॉर्न से उनको क्या एक्सपेक्टेशन थी, ये उनको पहले से ही पता थी। और उनको कोई सरप्राइज कोई आश्चर्य वगैरह नहीं होता था। चलिए, और दूसरा लिखा है द सेकंड रीजन। द सेकंड रीजन, अभी जब हम फर्स्ट की ही बात नहीं किए तो सेकंड की बात कहाँ से करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं कि सेकंड रीजन क्या है। सेकंड रीजन ये है कि प्लेयर्स एक्वायर नॉलेज एंड स्किल विच डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू प्ले द गेम। जो प्लेयर्स होते हैं उनको नॉलेज और स्किल एक्वायर हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जो उनके खेल को सीधे प्रभावित करती है। आर में लिखा है वन रीजन। वन रीजन का मतलब ये पहला रीजन है, तो जाहिर सी बात है आर पहले होगा और क्यू बाद में होगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि पहले क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, बाद में क्यू होना चाहिए। अब आर के तुरंत बाद क्यू होगा या नहीं होगा, अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आर की बात यहीं कंप्लीट हो गई तो ठीक है, अगर जो बाकी 2 सेंटेंस बचे हैं पी और एस, वो अगर क्यू की बात को आगे बढ़ाएंगे तो आर के बाद लग जाएगा क्यू। अगर आर की बात को आगे बढ़ा रहे हैं पी और एस तो फिर आर के बाद ही लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं एस में क्या, आर में क्या लिखा है। वन रीजन इज दैट दे हैव अ नॉलेज ऑफ कंपटीशन। तो देखिए लिखा है कि दे हैव अ नॉलेज, दे हैव अ नॉलेज, और पी में लिखा हुआ है कि व्हेन अ प्लेयर नोज अबाउट अपोनेंट, ठीक है ना। तो वह देखिए आर में लिखा है वन रीजन इज दैट दे हैव अ नॉलेज ऑफ द कंपटीशन, उन्हें कंपटीशन का नॉलेज होता है। तो कंपटीशन का नॉलेज कब होगा, जब आप अपने अपोनेंट को जानते हैं। जैसे उस मैच में, उस वर्ल्ड कप में सचिन को कंपटीशन का नॉलेज कैसे हुआ, जब उन्होंने शेन वॉर्न की बॉलिंग की अच्छे से स्टडी कर ली, तभी तो उनको पता हुआ कि कंपटीशन कैसा होगा, जब उन्होंने अपने अपोनेंट को पढ़ लिया था। इसका मतलब जो सेंटेंस आर वाला है वो पी वाले के से एकदम कनेक्टेड है, आर वाला पी वाले से कनेक्टेड है, लेकिन आर पहले होगा तब पी होगा, क्योंकि आर में लिखा है वन रीजन, तो इसी वन रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए पी लगा है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा था आर के बाद हम पी ले लें, आर के बाद पी आएगा। अब उसके बाद हम एस पढ़ के देखते हैं, लिखा यूजुअली दिस मीन्स। दिस मीन्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर। यूजुअली दिस मीन्स दैट दे सी, दे में कौन आ गया, प्लेयर्स आ गया। दे सी द कंपटीशन स्ट्रेंथ, कंपटीशन स्ट्रेंथ। तो कंपटीशन की स्ट्रेंथ कहाँ पता चल रही है भाई, कंपटीशन की स्ट्रेंथ पता चल रही है जब वो अपोनेंट को अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो मतलब पी वाले में ही पता चल रही है। तो आर पी के बाद हमें क्या लगा लेना चाहिए, आर पी के बाद एस लगा लेना चाहिए, तब जाके क्यू कहीं पर आएगा, ठीक है ना। तो क्यू में जो सेकंड वाली बात इन्होंने उठाई, द सेकंड रीजन, सेकंड रीजन वाली बात फर्स्ट वाले के तुरंत बाद, वन वाले के तुरंत बाद नहीं लगेगी। यही मैंने शुरू में कहा था कि वन से एक सेंटेंस शुरू हुआ, लेकिन वो अपने साथ 2 और सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंस लिए हुए था। तो आर वाले स्टेटमेंट में जो वन रीजन लिखा हुआ है, इसके सपोर्टिंग सेंटेंस है पी और एस। आर के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा पी और एस, तो आर पी एस एक सेंटेंस होगा। तो पहले आर पी एस एक स्टेटमेंट होगा, एक सपोर्ट में आ गया, और फिर उसके बाद आर दूसरा आया, क्योंकि ये सेकंड को स्टार्ट कर रहा है। तो आर पी एस के बाद क्यू होना चाहिए,
आरपीएस क्यू, ये देखिए आप सी वाले में दिया है आरपीएस क्यू, तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए, आरपीएस क्यू। ये मैं क्यों आपको समझा रहा था, क्योंकि पहले स्टार्टिंग सेंटेंस में ही कह दिया गया था कि देयर आर टू रीजन्स होते हैं, तो आपको 2 रीजन मिलेंगे। जब 2 रीजन मिलेंगे तो जो नए बच्चे हैं, जो बिगनर हैं, जो नहीं सीखे हैं, वो सीधे उनकी आदत क्या होती है, 1 रीजन इज दैट और तुरंत बाद आएंगे 2nd रीजन इज दैट। तो 1 रीजन इज दैट के तुरंत बाद 2nd रीजन लगा देंगे और वो ऑप्शन ढूंढेंगे कि 1 रीजन आर है और 2nd रीजन में क्यू दिया है, तो आर के तुरंत बाद क्यू होना चाहिए। तो आर के बाद तुरंत क्यू, देखिए बी वाले ऑप्शन में आर के बाद तुरंत क्यू दे रखा है, तो आपको एक सुटेबल ऑप्शन भी मिल जाता है ना आपकी मर्जी के मुताबिक। ज़्यादातर लोग इस बी को लगा देंगे, बेटा यह गलत हो जाएगा। आर के तुरंत बाद आप क्यू नहीं लगा सकते, तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक आर के कथन को पूरा नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ये हो गई, हमारा एक अप्रोच ख़त्म की। अब इसके बाद हम दूसरी अप्रोच शुरू करने जा रहे हैं, और हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या है? नेक्स्ट अप्रोच है ये, जो दूसरी अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें यह है कि फर्स्ट सेंटेंस को पता लगाना है हमें, फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना, या आप उसी को कह सकते हैं कि आइडिया और एक्सप्लेनेशन। आइडिया एक्सप्लेनेशन, देखिए मैंने इसमें उस दिन भी थोड़ा सा बताया था। आइडिया का मतलब क्या हुआ, कभी कभी सेंटेंस में एक जो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस कोई थ्योरी होगी, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई आइडियोलॉजी होगी, कोई विचार होगा, दर्शन होगा, तो उस एक विचार को, एक दर्शन को, विज्ञान का कोई नियम हो सकता है, या कोई मार्केट का, समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का किसी भी विषय का एक सिद्धांत होगा, कोई दर्शन होगा, विचारधारा होगी, दृष्टिकोण होगा कोई। तो उस दृष्टिकोण को एक्सप्लेन करने के लिए, इस जो बात कही गई उस बात को समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए, या उसको साबित करने के लिए आगे तर्क दिए जाते हैं। तो बात होगी और बात को साबित करने के लिए तर्क होगा, एक आइडिया होगी, उस आइडिया को एक्सप्लेन किया होगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में कोई कह देता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके बाद के सेंटेंस होंगे कैसे, क्यों, तो कैसे और क्यों आगे दिया होता है, तो वो जो कैसे और क्यों आगे दिया होता है तो वही होता है आइडिया और एक्सप्लेनेशन। तो हमें जो आइडिया वाला सेंटेंस होगा, जो विचारधारा होगी, जो प्रिंसिपल होगा, जिसको एक्सप्लेन किया गया है बाकी के सेंटेंसेज में, तो हमेशा जो आइडिया सेंटेंस होता है, जो प्रिंसिपल सेंटेंस होता है, वो सबसे पहले आता है। तो प्रिंसिपल सेंटेंस से आइडिया सेंटेंस ओपनर कहा जाता है, स्टार्टर या ओपनर होता है। तो आइडिया ओपनर या स्टार्टर होती है, जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो फॉलो करेगा। अब एक्सप्लेनेशन में जो 4 तर्क दिए गए हैं उनको किस क्रम में लगाएंगे, इनमें और सारे लॉजिक लगते हैं। पहले हम आइडिया और एक्सप्लेनेशन तो स्टार्ट करके पता कर लें। आइडिया स्टार्टर होगा, वो फर्स्ट सेंटेंस वही होता है। तो आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है जिसमें ABCDEF लगा हुआ है। कितने सेंटेंस हो गए? 6 सेंटेंस का ये अरेंजमेंट है, ठीक है ना, 6 सेंटेंस का अरेंजमेंट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें पता लगाते हैं कि आइडिया या सेंटेंस का ओपनर कौन है। तो ए में लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस दे दिया, कोई बात नहीं है। ए में लिखा हुआ है द इंसेसेंट रिंगिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। इंसेसेंट का मतलब बिना रुके, लगातार, रिंगिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। द क्लेमर ऑफ मल्टीपल टीवी सेट्स, मतलब पता लगा कई टीवी सेट लगे हैं घर में। आजकल तो लोगों के जैसे बड़े घर हैं तो एक ड्राइंग रूम में, एक उनके बेडरूम में, एक उनके बेडरूम में, एक ऊपर वाले कमरे में, सबके कमरे में एक टीवी लगा होता है। तो मल्टीपल टीवी सेट का क्लेमर, कोई सीरियल देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है। पता लगा जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कोई धार्मिक चैनल लगाए बैठे हैं, कोई न्यूज़पेपर लगाया है, बच्चे कार्टून लगाए हैं, कोई मैच देख रहा है। तो सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। तो एक हो गया कि मोबाइल फ़ोन का लगातार शोरगुल, एक हो गया टीवी सेट से आने वाली आवाज़ें, दूसरा होगा लेट नाइट पार्टीज और इंटरनेट। ये भी तो बड़ा डिस्टर्बेंस है भाई सोने के लिए। इंटरनेट आर ऑल पार फॉर द कोर्स इन एवरेज अर्बन हाउस होल्ड। एक जो एवरेज अर्बन हाउस होल्ड है, शहर का परिवार होता है, उसके घर में ये कॉमन चीज़ें हैं। चलिए देखें, अभी तो हमें शुरुआत नहीं मिली। बी में देखो लिखा हुआ है कि स्लीप इज ओनली नेचुरल एलेक्सिर। एलेक्सिर का मतलब होता है अमृत। अमृत समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। नींद जो है वो एक प्राकृतिक अमृत है, दैट रिपेयर्स द बॉडी, जो हमारे शरीर को रिपेयर करती है। दिन भर काम करने के बाद जब आप थक जाते हैं तो और उसके बाद सो जाते हैं, कुछ घंटे सोते हैं,
तो शरीर के कुछ अंग सुस्त होते हैं, आराम करते हैं, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, रिफ्रेश हो जाती है, री एनर्जाइज हो जाती है। तो नींद जो है वो सबसे अच्छा रिपेयरर है, सबसे अच्छा कह सकते हैं आप रिवाइटल, सबसे अच्छी रिवाइटल यही है, सबसे ज़्यादा री एनर्जाइज करने वाली चीज़ है नींद, सो जाना। तो इन्होंने कहा कि जो नींद है, जो सो जाना है, वो सबसे अच्छा प्राकृतिक अमृत है जो बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है, अमृत नींद के बारे में बात हुई। और सी में लिखा हुआ है एट वर्क। एट वर्क, एट वर्क मतलब जब आप काम पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं या किसी कारखाने में होते हैं। तो एट वर्क द मैनिक रेस, मैनिक मतलब एकदम पगलाई हुई दौड़, अगेंस्ट टाइम। तो टाइम के अगेंस्ट हम लोग भाग रहे होते हैं, 4 घंटे में 8 घंटे का काम करना चाहते हैं, 4 घंटे का वर्क पीरियड, 8 घंटे का आउटपुट देना चाहते हैं, तो वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो मैनिक, मैनिक मतलब एकदम पगलाई हुई दौड़, अंधी दौड़ समय के खिलाफ। मीन्स वी आर वर्किंग लॉन्गर आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पैसे के लालच में 6 घंटे को 8 घंटे तक काम करते रहते हैं, टारगेट मिला होता है। ये कहाँ है, ये है एट वर्क, मतलब क्या हुआ, घर पे नहीं है, ये बाहर है। और ये जो ए वाला सेंटेंस कौन सा था, ये घर पर है ना। देखिए लगातार मोबाइल का, फ़ोन का बजना और टीवी सेट वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, होम। देखिएगा ये होम हो रहा है, ये ऑफिस में हो रहा है। डी में देख लीजिए, फिर होम आया, एट होम लिखा हुआ है। इसका मतलब डी के साथ क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा। समझ में आ रहा है। चलिए डी में लिखा है एट होम। एट होम आवर लाइफ्स आर नो लेस हैक्टिक। घर पर हमारी ज़िंदगी कम हैप्टिक नहीं होती। तो ये कंपेयर किया। जब कोई ये कहा जाए कि तुम भी कम नहीं हो, तो जब ये कहा जाए कि तुम भी कम नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा कि कोई और है जो तुमसे ज़्यादा है। तो पहले उसकी बात करेंगे तब तुम्हारी बात करेंगे ना। जिसको कहते हैं कि तुम भी कम नहीं हो, उसका जिक्र बाद में आता है, पहले उसका जिक्र होगा। तो जब इन्होंने कहा कि घर पे हमारी ज़िंदगी कम हेक्टिक नहीं होती, दैट मीन्स कि पहले ऑफिस वाली बात करेंगे तब घर पे बात करेंगे। इसका मतलब एट वर्क मतलब सी पहले होना चाहिए, उसके बाद एट होम होना चाहिए। सी के बाद हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, और डी के ही बाद में हमें ए लगाना है। लेकिन हम बीच में गैप क्यों दे रहे हैं, हो सकता है अभी कोई आ जाए, कुछ सेंटेंस बचे हुए हैं। अब ई में देखिए क्या लिखा है। ई में लिखा है कि स्लीप एंड अपवर्ड मोबिलिटी मेक आवर इनकम्पैटिबल बेड फेलोज। ये बेड फेलोज की बात आई, लेकिन जब सोने जाने लगेंगे, रात में नींद वीद की बात आएगी तब करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे। बट इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, किंतु आज की जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, इस तेजी के साथ भागती हुई दुनिया है, यहाँ पे स्लीप इज़ द वन आस्पेक्ट दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड मोस्ट। तो जो तेज़ी के साथ भागती हुई दुनिया है, इसमें स्लीप जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है। किंतु, तो ये जो बट लगा दिया, बट लगा दिया, बट लगा दिया का मतलब क्या हुआ, बट लगा दिया का मतलब क्या, ये विरोधाभास हो रहा है। किसका विरोधाभास हो रहा है बताइए। विरोधाभास में एक स्लीप का सेंटेंस आया था, बी आया था, ठीक है ना। तो ये जो एफ वाला सेंटेंस है वो बी का विरोधाभास कर रहा है या फिर ई का विरोधाभास कर रहा है बताइए। बट टूडेज फास्ट पेस्ड, बी में कहा स्लीप इज द ओनली नेचुरल एलेक्सिर दैट रिपेयर्स द बॉडी। उसके बाद कहा इन्होंने कि बट टूडेज, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, स्लीप इज द वन एस्पेक्ट दैट इज कंप्रोमाइज्ड द मोस्ट, नींद ही सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज की जाती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो इन्होंने ए में कहा था कि लगातार बजते हुए फ़ोन और टीवी सेट की घनघनाहट, टीवी सेट की आवाज़ें, लेट नाइट पार्टीज़ और जो इंटरनेट है वो डिस्टर्ब करता है किसको, स्लीप को। तो किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, जो हमने बट में कहा कि नींद ही वो चीज़ है जो हम शहर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसी वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, ए। किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, ए एक्सप्लेन कर रहा है हमारी एफ वाली बात को, ठीक है। अच्छा, और ई में क्या कहा गया है कि स्लीप एंड अपवर्ड मोबिलिटी मेक फॉर अनकम्पैटिबल फॉर बेड फेलोज। बेड फेलोज तो सबसे बाद में आएगा ना, रात में सोने के टाइम, तो ये सबसे पहले सबसे लास्ट में कर लिया जाए।
ई में कर दिया जाए। तो अब हमें जो स्लीप वाला सेंटेंस है वो सब कहाँ लगा दिया जाता है, पहले लगा दिया जाता है स्लीप वाले सेंटेंस को, क्योंकि बी और एफ तो एक दूसरे के साथ लगेंगे। बी एफ एक दूसरे के साथ क्यों लगे, क्योंकि एफ जो है, एफ में जो कहा किंतु भाग दौड़ भरी इस शहर की ज़िंदगी में नींद में ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इसके पहले हमें बताना पड़ेगा नींद का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमें बी से शुरुआत करनी पड़ेगी कि नींद हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा एलेक्सिर है, प्राकृतिक अमृत है, किंतु भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा समझौता नींद से करना पड़ता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिद्धांत। बी और एफ को हम क्या कर दें, ये है हमारी आइडिया। और आइडिया को एक्सप्लेन किस में किया गया है, इन चारों सेंटेंस में, सी में, डी में, ए में और ई में। तो सी में क्या करें, हमें सी में हमने कहा कि अब जैसे इन्होंने कहा कि नींद से सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो नींद से सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये हमें साबित करना पड़ेगा कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उस कैसे को बताने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा कहाँ से, घर से कि ऑफिस से, आप बताइए। तो पहले ऑफिस से शुरू करेंगे ना, कैसे ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें नींद के लिए टाइम नहीं मिलता। तो कैसे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में नींद के लिए टाइम नहीं मिलता, तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी कहाँ आप साबित करेंगे, पहले ऑफिस में कैसे हम भाग दौड़ से निपटते हैं, फिर जब वहाँ से घर आते हैं तो घर में कैसे हमारा डिस्टर्बेंस होता है। तो ऑफिस वाली बात पहले करेंगे। ऑफिस वाली बात किस में की गई है, सी में। उसके बाद कहाँ है, इन्होंने कहा कि घर पे भी कुछ कम परेशानियाँ नहीं होती। तो घर पे जो इन्होंने कहा घर पे भी कम हेक्टिक नहीं है, तो जो घर पे कम हेक्टिक नहीं है तो इसी को साबित करोगे घर पे कैसे कम हेक्टिक नहीं है। टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है वगैरह वगैरह, तो ए वाला आ गया। तो डी के साथ ए लगा हुआ है। और डी जो है वो सी के बाद क्यों आया, क्योंकि सी ऑफिस की बात कर रहा था, डी घर की बात कर रहा था। और डी के बाद ए लगा क्योंकि दोनों घर की बात है। अब ई में क्या आया, ये बेड टाइम, बेड फेलोज के लिए लिखा हो ना, सोते समय के लिए, तो सोते समय के लिए क्या आ जाएगा, ई लास्ट में आ जाएगा। फाइनल हमारा क्या बना, फाइनल हमारा बना सबसे पहले बी होगा, फिर एफ होगा, फिर क्या हुआ, सी हुआ, फिर डी हुआ, फिर ए हुआ और लास्ट में क्या होगा, ई हो गया। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना किसका, इस वाले के आइडिया एक्सप्लेनेशन के। तो इसमें हमने ये भी पता लगाया कि हम पहला सेंटेंस कैसे पाते हैं, पहला सेंटेंस कैसे पाते हैं, उसका सपोर्टिंग सेंटेंस कैसे पाते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ें दी गई थी वो भी क्रम में दी थी। इन्होंने आइडिया में ये बताया था कि नींद सबसे ज़रूरी है, किंतु नींद आदमी की पूरी नहीं हो पा रही है। कैसे नहीं पूरी हो पा रही है, उसकी दिनचर्या भाग दौड़ भरी है। तो भाग दौड़ भरी दिनचर्या साबित करेंगे तो पहले ऑफिस, फिर घर, घर में 2 स्टेप हैं, उसके बाद फिर सोने वाली बात करेंगे। तो इस तरह से ये सेट होगा, हमारा 2 हो गया। चलिए हम लोग तीसरा करते हैं आज का। तो तीसरे में देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं जनरल और स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक उस दिन बताए थे। जनरल क्या होता है, जिसमें सबकी बात करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक पार्टिकुलर का डिस्कशन करते हैं। उस दिन हमने कहा था, जैसे मान लीजिए विकसित देशों की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक सेंटेंस अमेरिका का लिखा, एक सेंटेंस लिखा फ्रांस आल्सो, और एक सेंटेंस है किसका, विकसित देश। तो फ्रांस और अमेरिका दोनों विकसित देश के उदाहरण होंगे। तो पहले कौन सा सेंटेंस होगा, विकसित देश, उसके बाद फ्रांस और अमेरिका उदाहरण के रूप में लेंगे। तो फ्रांस और अमेरिका का उदाहरण लिया जाएगा, तो इसमें जो आल्सो लगा होगा वो बाद में रहेगा। तो इस तरह से क्रम लगाते हैं। तो ये जनरल और स्पेसिफिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जनरल फर्स्ट पे होगा और स्पेसिफिक क्या होगा, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे ये सब स्पेसिफिक आते हैं। एक ही का उदाहरण क्रम में चला जा रहा है या फिर अलग अलग है उनका आता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स सी। तो इसमें देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ए वाला, बिकॉज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक महाद्वीप का नाम हो गया। तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, तो एक अंटार्कटिका स्पेसिफिक हो गया। ये क्या है, स्पेसिफिक हो गया। तो अंटार्कटिका गेट्स, और उसके बाद ये देखिए शुरुआत में क्या लगा है, बिकॉज है, किसी चीज़ का कारण बता रहा है। ये पहला सेंटेंस किसी कीमत पर नहीं होगा। बिकॉज अंटार्कटिका गेट्स सो लिटिल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश। अंटार्कटिका को बहुत कम बारिश प्राप्त होती है एवरी ईयर, हर साल। इट इज़ कंसीडर्ड अ डेजर्ट, इसलिए इसको एक रेगिस्तान माना जाता है। तो किसी बात के एक्सप्लेनेशन में आ गया है ये डेजर्ट किसको कहते हैं, अंटार्कटिका को क्यों डेजर्ट माना जाता है। बी में देखिए अंटार्कटिका लिखा हुआ, यानी कि ये सेंटेंस भी स्पेसिफिक हुआ।
अंटार्कटिका हैज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अंटार्कटिका का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 के नीचे होता है, और एयर जो है उसमें डज नॉट होल्ड मॉइस्चर, तो हवा में मॉइस्चर नहीं होगा। तो 2 कारण हो गए वहाँ पे बारिश ना होने का, ये कारण हो गया। तो बी वाला हो गया कारण ना होने, बारिश ना होने का कारण, और जो ए वाला है वो इस बात का कारण है कि उसको डेजर्ट क्यों कहते हैं। दोनों का कारण अलग है। ए में है अंटार्कटिका को डेजर्ट क्यों कहते हैं, बी वाला है कि अंटार्कटिका में बारिश क्यों होती है, कम क्यों होती है, और सी में लिखा है बोथ कोस्टल एंड कोस्ट लाइन ऑफ सेंट्रल एंड कोस्ट लाइन ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो तटीय क्षेत्र है और जो सेंट्रल क्षेत्र है, अंदर का क्षेत्र है, दोनों में लेस देन 10 इंचेस बारिश होती है। तो लेस देन 10 इंचेस बारिश होती है। फिर उसके बाद ये बताना होगा कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर बहुत कम होता है। चलिए, ये भी अंटार्कटिका का है, ये भी स्पेसिफिक है। डी वाला पढ़ते हैं। डी में लिखा है इन ऑर्डर फॉर एन एरिया टू बी कंसिडर्ड अ डेजर्ट इट मस्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। किसी एरिया को अगर आपको डेजर्ट घोषित करना है तो उस एरिया में बहुत कम रेनफॉल होनी चाहिए। तो ये डेजर्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसे डेजर्ट कहते हैं। ये सेंटेंस क्या हो गया, जनरल का। बाकी तीनों सेंटेंस अंटार्कटिका के थे, ये स्पेसिफिक सेंटेंस थे। ठीक है, 3 स्पेसिफिक हैं। ई में लिखा है दिस इज एविडेंट इन द लो प्रेसिपिटेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ अंटार्कटिका। दिस इज एविडेंट, दिस इज एविडेंट, ये बात साफ हो जाती है, एविडेंट साफ क्लियर हो जाती है अंटार्कटिका के संदर्भ में। तो क्या चीज़ अंटार्कटिका के संदर्भ में साफ हो जाती है कि किसे डेजर्ट कहते हैं। तो अंटार्कटिका का डेटा दे रहे हैं, ये अंटार्कटिका का डेटा दे रहे हैं, तो ये S1 होगा, मतलब स्पेसिफिक जो शुरू किए हैं स्पेसिफिक का 1 होगा ये। एफ में लिखा है मोर स्पेशली इट मस्ट रिसीव एन एवरेज ऑफ लेस देन 10 इंचेज। और स्पेशली, मोर स्पेशली बात करें तो इट मस्ट रिसीव, इट कौन है, डेजर्ट को एवरेज 10 इंच से कम प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, मतलब ये जनरल का 2 हो गया। तो जनरल के 2 सेंटेंस हो गए। एक इन्होंने कहा कि किसी को डेजर्ट कहना हो तो वहाँ बहुत कम बारिश होनी चाहिए। ठीक, तो जो डी में इन्होंने कहा था, डी में क्या कहा था कि इन ऑर्डर फॉर एन एरिया टू बी कंसिडर्ड अ डेजर्ट इट मस्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। किसी एरिया को डेजर्ट कहना हो तो वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। और इसको और स्पेसिफाई किया, मोर स्पेसिफिकली, और स्पेसिफाई कहा। तो करते समय इन्होंने कहा कि इसे, मतलब जिसको डेजर्ट कहना हो वहाँ 10 इंच से कम रेनफॉल होनी चाहिए। तो डी और एफ जनरल हैं, डी और एफ ये दोनों जनरल हैं। जनरल के 2 हुए, डी और एफ। तो पहले कौन लगेगा, मोर स्पेशली नहीं लगेगा, पहले ई लगेगा, उसके बाद मोर स्पेशली लगेगा। तो हमारा ई तो पहले होगा, ई के बाद क्या लगेगा, एफ लगेगा। 2 चीज़ हो गई, ये क्या हो गए, ये जनरल हो गए। अब स्पेसिफिक की बात करेंगे। स्पेसिफिक की बात करेंगे तो स्पेसिफिक में किसकी बात हो गई, अंटार्कटिका की बात हो रही है। अब हमने कितने स्पेसिफिक ढूंढे हैं, स्पेसिफिक है, ए है, बी है, सी है और ई है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक कौन होगा, S1 मैंने लगाया था। स्पेसिफिक 1 वो कौन सा था, ई कौन सा है, सॉरी एक गलती कर दी, ई एफ। हमें एक गड़बड़ी हो गई, हम लिखने में एक चीज़ गलत कर दिए हैं। ये जो हम ई लिखे हैं ये ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी होना चाहिए ना। ठीक है, पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ पर डी आना चाहिए था भाई। जनरल डी हुआ, जनरल तो ई नहीं हुआ, ऐसे गलती करेंगे। हाँ ठीक है, अब हमारा जो स्पेसिफिक 1 है वो क्या है, ई है। डी एफ के बाद क्या लगा, ई लगा। तो डी एफ के बाद ई लगा, ठीक है। अब हमारे पास कितने सेंटेंस बने हैं, ए, बी और सी। तो ई एक बार फिर पढ़ लेते हैं। दिस इज एविडेंट इन द लो प्रेसिपिटेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ अंटार्कटिका। इन्होंने डेटा दिया, लो अंटार्कटिका में कम बारिश का डेटा दिया। तो इसी डेटा को कैसे आगे बढ़ा दे रहे हैं। लो प्रेसिपिटेशन होता है, कैसे लो प्रेसिपिटेशन होता है, डेटा आप दीजिए। डेटा कहाँ दिया हुआ है, इसमें डेटा दिया हुआ है कि अंटार्कटिका में 10 इंच से कम बारिश होती है। तो डेटा कहाँ दिया है, सी में दिया हुआ है। तो सी में डेटा दिया हुआ, ई के बाद हमने सी, ई में डेटा की बात की थी और सी में डेटा दिया हुआ है, लगा दिया। तो ई के बाद सी लगा दिया, ई के बाद सी लगा दिया, लिखा सी में जो अंटार्कटिका का केंद्रीय और कोस्ट लाइन है दोनों में 10 इंच से कम बारिश होती है। अब बताना पड़ेगा क्यों होती है इतनी कम बारिश।
बताना ये होगा कम बारिश क्यों होती है, क्योंकि अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं मॉइस्चर होल्ड नहीं हो पाता। तो पहले क्या देंगे बी के बाद अब आगे लगाएंगे कि बिकॉज अंटार्कटिका गेट्स सो लिटिल प्रेसिपिटेशन, चूंकि अंटार्कटिका में बारिश कम होती है इसलिए अंटार्कटिका को डेजर्ट कह सकते हैं। और हमने इसको बाद में क्यों कहा कि बात जिससे शुरू की थी उसी पर ख़त्म होनी चाहिए। शुरू किससे किया था, इंट्रोड्यूस किया था पैराग्राफ को कि डेजर्ट किसे कहते हैं, और ख़त्म किसे कह रहे हैं, कहाँ करेंगे, डेजर्ट किसे कहते हैं। तो डेजर्ट किसे कहते हैं वहाँ से शुरू किया था और डेजर्ट किसे कहते हैं वहीं पर ख़त्म करेंगे, इसलिए ए वाला सेंटेंस लास्ट में आएगा। क्लियर, DFECBA ये हो गया आपका फाइनल रीअरेंजमेंट। क्यों, कब क्या पहले होगा, कब क्या बाद में होगा। क्लियर, देयर शुड बी नो डाउट। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी और एग्जाम्पल। तो एक थ्योरी होगी, एक सिद्धांत होगा और उसी का एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो थ्योरी में क्या दिया हुआ है कि फोबिक रिएक्शन, ठीक है ना, क्या दिया है, फोबिक रिएक्शन। फोबिया क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से डर लगता है। तो फोबिक रिएक्शंस क्या होते हैं, आर स्ट्रांग इरेशनल फियर, ये बहुत तगड़े लेकिन बेवजह के, इरेशनल मतलब अतार्किक, बेवजह का डर होता है आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ सिचुएशन। तो अब ये बताइए कि किसी को कॉकरोच दिख जाता है, मान लीजिए कमरे में बैठे हैं, कॉकरोच दिखाई देगा, कॉकरोच दिखाई गया तो कुर्सी पे बैठे हैं, कूद के बेड पे चढ़े जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कॉकरोच कुर्सी पर कूद के आ जाएगा और इनका भी मुंह नोच लेगा। तो कॉकरोच कुर्सी पे चढ़ के इनका मुंह नहीं नोच लेगा, इतना बड़ा होता है वो, इनका मुंह कैसे नोच लेगा। बिस्तर पे कूद जाएंगे, बिस्तर पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद भी कहो तो अगर पहुंच पाए तो ऊपर टाड़ पे चढ़ जाएं, या कहीं अलमारी में बंद हो जाएं, या कोई आदमी अगल बगल में खड़ा हो तो उसके सिर पे, उसके पीठ पे चढ़ जाएं, बैठ जाएं। तो इतना बड़ा कॉकरोच इनको खा नहीं जाएगा, वो काटता भी नहीं है, ठीक है, खुद ही बेचारा परेशान होता है, वो खुद ही सासत में हो जाता है कि हम यहाँ कहाँ आके फंस गए। अच्छा, देखिए दो चीज़ होती है, कुछ लोग तो वाकई में कॉकरोच से डरते हैं और कुछ लोग ओवर एक्टिंग भी करते हैं, थोड़ा मतलब नौटंकी भी होती है उसमें। तो फिलहाल हम ये बात करते हैं कि जो कॉकरोच से डर लगता है ये अनड्यू फियर है। इसमें जैसे मान लो सांप वगैरह हो तो एक बार डर लगता है काट लेगा तो मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच काट लेगा और मर जाएंगे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये एक अनड्यू फियर होता है। पानी से डर लगता है कुछ लोगों को, आग से डर लगता है कुछ को, ऊंचाई से डर लगता है, तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डर लगता है, फोबिया होता है। तो इन्होंने पहले सेंटेंस में बताया कि फोबिया क्या होता है, वो एक अनड्यू फियर होता है, तगड़ा होता है लेकिन बेवजह का डर होता है, किसी चीज़ से किसी को डर लगता है, स्पेसिफिक चीज़ होती है सबके डर की। और बी में इन्होंने कहा बट देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव डार्टर, ये देखिए बट लगा दिया, तो पहली बात का ये विरोध नहीं है, बट लगाते हैं तो विरोध करते हैं, ओपनिंग सेंटेंस का विरोध नहीं हुआ। देखिए क्यों में लिखा है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, ये किसी बात को समझा रहे होंगे। एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, एग्जाम्पल का मतलब हमने कोई बात कही, अगर आपकी समझ में नहीं आई तो चलो हम आपको सरल करके समझाते हैं। तो किसी बात को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है। तो अब आपको जब भी मिल जाए फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे सच एज लिखा होगा तो उदाहरण होगा, सच एज मिल गया, फॉर एग्जाम्पल मिल गया, या फॉर इंस्टेंस मिल गया, तो ये मिल गया तो उदाहरण होगा। तो अब आप जब आपको उदाहरण से सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो तुरंत आप सोचिए कि ये किस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। तो पहले उदाहरण पढ़ लीजिए, तभी आप पता लगा पाएंगे कि किस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। चलिए पता पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज एक्सट्रीमली फियरफुल, जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा डरा हुआ होता है, किससे, बर्ड्स से डरता है, स्नैक से डरता है, ऊंचाई हाइट से डरता है, क्लोज एरिया से डरता है, क्लोज प्लेसेस, और तो लेवल फोबिया, तो उसी को हम लोग फोबिया लेवल कहते हैं। अप्लाई टू द पर्सन्स फियर, ये किसी व्यक्ति के डर और अवॉइडेंस जिनसे वो बचना चाहता है, तो उसी को फोबिया कहा जाता है। तो मुझे तो लगता है कि इसी वाले सेंटेंस का क्या, उसी पहले वाले सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है ये। तो जो पहला वाला सेंटेंस कहा तो इन्होंने कहा था कि ये फोबिया क्या होता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, उदाहरण के लिए इन्होंने ये वाला जो क्यू वाला सेंटेंस था वो उदाहरण के लिए दे दिया। तो ठीक है, आर भी देख लेते हैं। आगे में लिखा है इन्होंने कि ही यूजुअली रिकग्नाइजेज, ये ही किसके लिए लगा है, वन वाले में तो कोई पर्सन आया नहीं ना। एक बार फिर वन वाले सेंटेंस को पढ़ के देखिए, फोबिक रिएक्शंस आर स्ट्रांग इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन। तो इसमें तो कोई पर्सन आया नहीं, तो ये आर वाला ही कहाँ से आएगा, तो अभी ही नहीं लग नहीं पाएगा। एस में लिखा हुआ है अ पर्सन,
तो अ पर्सन एस में लिखा हुआ है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फोबिक न्यूरोसिस, तो कोई व्यक्ति जो फोबिक न्यूरोसिस से पीड़ित होता है, जो फोबिक न्यूरोसिस से परेशान होता है, ठीक है, क्या होता है वो, नोज व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ। तो इसका भी तो ये उदाहरण नहीं है। तो पहले हमें फोबिया, पहले वाले सेंटेंस में इन्होंने कहा फोबिया, इसी फोबिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम उदाहरण लगाएंगे। तो पहले क्या आया, पहले सेंटेंस हुआ वन के बाद हम इसी वन में जो बात इन्होंने कहा, फोबिया क्या होता है, वो इरेशनल डर होता है। जैसे कि इन्होंने कहा ना, देखिए वन वाले में एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, इन्होंने कहा कि मैं जहाँ मार्कर चल रहा हूँ वहाँ देखिएगा, इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन। ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन इन्होंने कहा, तो ये ऑब्जेक्ट और सिचुएशन का उदाहरण किस में मिला, इसका उदाहरण मिला बर्ड में, स्नैक में, हाइट में, क्लोज प्लेसेस में, इनमें मिला। तो पहले का उदाहरण क्या दिया इन्होंने, क्यों। अब देख लीजिए, जब आपको ये 100% श्योर मिल गया कि क्यों ही वो पहला सेंटेंस है, तो अब आप ऑप्शन पे आ जाइए। क्यों ही पहला सेंटेंस है, तो ए में क्यू से शुरू हो रहा है, बी में एस से शुरू हो रहा नहीं होगा, सी में क्यू एस से शुरू हो रहा नहीं होगा, डी में आर से शुरू हो रहा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन ए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बात खत्म। क्यू पी एस आर। जब आपको ये 100% श्योर हो गया कि ये वाला ऑप्शन सबसे पहले होगा, तो फिर ऑप्शन में मैच के लिए अगर और कोई है उससे शुरू होने वाला तो ठीक है, अदरवाइज बात खत्म। तो चलिए ये भी हमने आपको समझा दिया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये है फुल फॉर्म और एक्रोनीम। फुल फॉर्म और एक्रोनीम मैंने उस दिन पहले वाले दिन भी बताया था कि अगर कहीं पर फुल फॉर्म दिया हो, जैसे कहीं लिखा हो WHO और कहीं लिखा हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस सेंटेंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा उसके बाद ही आएगा WHO। अब तुरंत बाद में आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो फुल फॉर्म के तुरंत बाद एक्रोनीम आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि एक्रोनीम जिस सेंटेंस में होगा फुल फॉर्म वाला उसके पहले ही आना चाहिए, चाहे तुरंत ऊपर या एक दो सेंटेंस के ऊपर। गैप कितना है इसे मतलब नहीं है, लेकिन होगा पहले, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इस सेंटेंस में क्या दिया है। ए वाले में दिया है, थ्योरी आपको समझ में आ गई क्या होगी। ए में लिखा हुआ है कि विद दिस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन, देखिए यहाँ लिखा दिस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन, इस लगातार इंटरवेंशन। तो देखिए ये जो दिस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन में किस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन की बात हो रही है, शुरू में ये पहले नहीं आ सकता। जब तक हम उस इंटरवेंशन की बात नहीं कर लेंगे तब तक ये सेंटेंस नहीं लग सकता, क्योंकि ये दिस लगा हुआ है और दिस से नहीं स्टार्ट करेंगे। लेकिन पढ़ लेंगे पूरा सेंटेंस, ये मतलब नहीं कि इससे स्टार्ट नहीं होगा तो छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ये भी तो पता लगाना कि ये किसके बाद लगेगा, तो एक बार पढ़े रहिए। तो दिस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट BBS, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म भी आ गया। तो BBS प्रोग्राम विल नॉट ओनली इम्प्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस बट विल आल्सो हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फ्यूल कंजम्पशन एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। ये हो गया बी। देखिए बी में आया दिस इन्फ्लुएंस, दिस इन्फ्लुएंस मतलब ये जो असर पड़ेगा, दिस इन्फ्लुएंस मतलब ये इन्फ्लुएंस, यहाँ फिर दिस आया, इसका मतलब ये भी शुरुआत में नहीं है। और इसमें भी देखिए BBS आया है, इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस पहले सेंटेंस नहीं होंगे। दिस इन्फ्लुएंस, हमें यहाँ क्या होगा, इसमें कॉन्टिन्यूअस इंटरवेंशन ढूंढ के पहले लगाना पड़ेगा और दिस इन्फ्लुएंस में हमें इन्फ्लुएंस ढूंढ के पहले लगाना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे कि ये किस सेंटेंस में इन्फ्लुएंस है, किस सेंटेंस में इंटरवेंशन की बात है। तो दिस इन्फ्लुएंस इज नॉट इंटेंडेड टू बी वन ऑफ एक्सरसाइज। आगे कहा कि बट इट एंड BBS, इट मतलब ये इन्फ्लुएंस और BBS दोनों मिलकर शुड रेदर बिकम कॉन्टिन्यूअस एफर्ट बाय एवरी ट्रांसपोर्ट कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो हो गया। तीसरा है फाइनली, हो सकता है ये फाइनली वाला लास्ट सेंटेंस हो। फाइनली इन द लॉन्ग रन, बहुत समय के बाद, इट विल इम्प्रूव द टोटल कास्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इससे ट्रांसपोर्ट कंपनीज की जो कास्ट इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकती है। डी में लिखा है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, BBS, BBS हमें मिल गया। स्टार्टर सेंटेंस कौन सा है, डी, क्योंकि डी में क्या लिखा है, फुल फॉर्म लिखा है BBS का। तो इन्होंने कहा कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इस प्रोग्राम, ये ऐसा प्रोग्राम है दैट एम्स, जिसका उद्देश्य है इंक्रीजिंग सेफ्टी ड्यूरिंग रोड फ्रेट,
रोड पर जो बहुत फ्रेट होता है तो उस समय सिक्योरिटी को बढ़ाना। फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर्स के बिहेवियर्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करके ड्राइवर्स के बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस करेंगे। आगे लिखा है कि दिस इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है, अजम्पशन दैट, ये इस धारणा पर बेस्ड है कि बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स, यहाँ बात खत्म हुई और यही बात यहाँ शुरू हो रही, बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स, मतलब डी के बाद हमें क्या ले लेना होगा, ई ले लेना होगा, बात कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो ये जो ड्राइवर्स का बिहेवियर है वो कैन बी इन्फ्लुएंस्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, कोचिंग और कम्युनिकेशन के ज़रिए उनका बिहेवियर क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस किया जाएगा। और डी के बाद हमें क्या करना होगा, फिर देखते हैं, लिखा है ये जो लगातार इंटरवेंशन है, जो उनके बिहेवियर में हम लोग लगातार इंटरवेंस करेंगे, वो इंटरवेंशन जो होगा वो आ जाएगा अब ए वाला सेंटेंस, कि इस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन के साथ एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बीबीएस प्रोग्राम ना केवल सेफ्टी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है वही ये इन्फ्लुएंस है, दिस इन्फ्लुएंस। तो ए के बाद बी भी हमको मिल गया, तो अब हमें ए के बाद बी मिल गया, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। ए के बाद बी मिला, दो हम लगा चुके थे। डी ई के बाद क्या मिला, ई वाला जो ये 1 2 3 चीज़ है वो इंटरवेंशन है, अब वो आ गया ए में इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन में जो इफेक्ट पड़ा था वो किस में आ गया, बी में इन्फ्लुएंस बन गया। और उसके बाद फाइनली इन सब का नतीजा क्या होगा, इनका नतीजा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है वो ट्रांसपोर्ट कास्ट को कम होने में फ़ायदा होगा। तो ये इसके बाद में हमने क्या लगा दिया, बाद में हमने लगा दिया सी। तो ये हम लोगों ने अभी करीब 5 अप्रोच डिस्कस की। तो अभी हम लोग 5 अप्रोच डिस्कस किए हैं। एक अप्रोच क्रोनोलॉजी की पहले डिस्कस किए थे, क्रोनोलॉजी में अकेले ही 4-5 अप्रोच थी, इसलिए एक दिन क्रोनोलॉजी किया था, 5 अप्रोच आज डिस्कस कर ली, 4-5 अप्रोच और बाकी है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये आपका रीअरेंजमेंट का काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी रह जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि उस दिन भी आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, आज वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो योर प्रॉब्लम्स आर वेलकम, और आपकी क्वेरीज आर वेलकम, आपके डाउट्स आर वेलकम। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उन सबका स्वागत है, आप लोग पूछा करिए, पूछने से मत हिचकिचाइए। अगर हम बताने से हेजिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप पूछने से क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और कुछ चाहते हैं तो भी बताइएगा। बार बार यही बात कहनी पड़ती है आप लोगों को, लेकिन आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो क्यों पूछेंगे। तो अब ये क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जो इसका एक पार्ट बचा रह गया है उसको जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।